अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो सबसे पहले टॉपिक हमने आज पढ़ना है ना, वो ये है कि यूरिया किस तरह से मेंटेन करता है हमारा जो हाइपर ऑस्मोटिक इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, वो जब बन जाता है तो उसको किस तरह से मेंटेन करता है, इसको हमने देखना है। अब क्या होता है कि इसको पढ़ने के लिए ना सबसे पहले हम दो बातें रिवाइज़ करते हैं जो हम पिछली वीडियोस में भी देख कर आ चुके हैं, हमें आप ही ने भी बहुत अच्छे से बता दी हैं। तो वो बातें जब जहन में होंगी ना, तो इसकी रीसर्कुलेशन और इसकी मेंटेनेंस के बारे में भी हमें समझ आ जाएगी। सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे पास हमने पढ़ा था प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल थी, ठीक है, उसमें जब रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी तो वो इक्वल अमाउंट्स में हो रही थी। जितना सॉल्यूट रीअब्जॉर्ब हो रहा था उतना ही हमारे पास वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा था। जो वहाँ पर ऑस्मोलैरिटी थी वो क्या थी, आइसोटोनिक थी, ठीक है। उसके अलावा ये था कि हमने देखा था कि जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले था और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले था जो बाद में आता था, तो जो डिसेंडिंग था उसमें से वाटर रीअब्जॉर्ब होता था सिर्फ, इट वाज ओनली परमिएबल टू वाटर। यहाँ पर सोल्यूट्स की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही थी। लेकिन जो असेंडिंग था वो क्या कर रहा था, वो सॉल्यूट्स को रीअब्जॉर्ब करवा रहा था, ठीक है, और वाटर उसके अंदर ही मेंटेन रहता था। और फिर हमें ये बात पता है कि एक सोल्यूशन जिसमें से अगर सॉल्यूट्स पड़े हुए हैं और उतना ही अमाउंट में उसमें वाटर भी पड़ा हुआ है, उसमें से सॉल्यूट्स निकाल दें, वाटर रह जाएगा, तो वो जाहिर सी चीज़ है, वो जो सोल्यूशन है, जाहिर सी बात है, वो क्या हो जाएगा, हमारे पास डाइल्यूट हो जाएगा। तो इसी तरह से असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का काम ये था कि उसने डाइल्यूटेड फ्लूइड जो था, डाइल्यूटेड फिल्टर्ड लोड को आगे भेजना होता था डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में, ठीक है। और जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड था उसको वो क्या कर देता था, हाइपर ऑस्मोलर कर देता था, ठीक है, हाइपर ऑस्मोलर कर देता था इंटरस्टिशियल फ्लूइड को जो उसके इर्द गिर्द था, ठीक है। ये बात हमने पढ़ी थी कल वाले उसमें लेक्चर में। और अब हमें ये बात याद रखनी है कि क्या होता है, डिसेंडिंग लिम्ब ने क्या किया है, वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाया है और ख़ुद वो इम्परमिएबल रहा है टू सोल्यूट्स, और जो असेंडिंग लिम्ब है उसने सिर्फ सोल्यूट्स को रीअब्जॉर्ब करवाया। दूसरा ये हमने याद रखना है कि वाटर की जो परमिएबिलिटी है वो एक नेफ्रॉन में कौन कौन सा सेगमेंट होता है नेफ्रॉन का जो परमिएबल होता है वाटर को, एंड अंडर विच कंडीशंस, ठीक है। तो पीसीटी से अगर हम स्टार्ट करें, क्या होता है, पीसीटी इज़ जो है ना परमिएबल टू वाटर। इसके अलावा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के बारे में बात करें तो वो भी परमिएबल थी टू वाटर। उसके बाद असेंडिंग लिम्ब की बात करें, वो परमिएबल नहीं थी। उसके बाद जो हमारे पास डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स आ जाती हैं, कॉर्टिकल जो कलेक्टिंग डक्ट थी और मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट थी, ये जो है ना हमारे पास परमिएबल होती हैं अंडर द कंडीशंस अगर हमारे पास एडीएच का लेवल क्या है, ज़्यादा हो, ठीक है। अगर एडीएच का लेवल ज़्यादा होगा तो ये वाटर रीअब्जॉर्ब करवाएंगी, वरना वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं करवाएंगे। अब ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन है जिनकी जो है परमिएबिलिटी डिपेंड करती है अंडर विच कंडीशंस, वो भी मैंने बता दिया। अब हम देखते हैं कि यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन, अव्वल तो हमें पता है कि यूरिया जो है ना वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है और इसका एक्सक्रीट होना भी ज़रूरी है। ये याद रखें कि यूरिया जितना भी होता है ना उसका 20% जो है ना वो हमारे पास एक्सक्रीट आउट होता है, बाकी सारा रीसर्कुलेट करता रहता है विद इन द नेफ्रॉन, ताकि वो जो है हाइपर ऑस्मोलैरिटी है उसको मेंटेन रखे, ठीक है। हाइपर ऑस्मोलैरिटी किस चीज़ की, इंटरस्टिशियल फ्लूइड की। और जब हाइपर ऑस्मोलर होगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड तो हमारे पास जो यूरिन बनेगा वो डाइल्यूटेड बनेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि हम देखते हैं नेफ्रॉन को ही देख लेते हैं। एक नेफ्रॉन है हमारे पास, ठीक है, और उसमें डिसेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब है, डिस्टल ट्यूब्यूल्स हैं और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है। अब हो क्या रहा है, यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन किन कंडीशंस में होनी है, वो होनी है उस कंडीशन में जब हमारे पास वाटर जो है वो कम हो, एडीएच का लेवल जो है वो ज़्यादा हो, ठीक है, तब हमारे पास क्या होगा, यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन होगी। एंड ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्टर्स की प्रेजेंस भी ज़रूरी है, अनटिल अनलेस ट्रांसपोर्टर्स नहीं होंगे तो कोई भी चीज़ रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकती। कुछ चीज़ें हैं जो पैसिवली रीअब्जॉर्ब होती हैं, लेकिन यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन के लिए हमें ट्रांसपोर्टर्स की ज़रूरत है। अब क्या होता है, यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन के बारे में भी हम एक पॉइंट पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि यूरिया तब जो है रीअब्जॉर्ब होता है ओनली इन द इनर मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। इनर मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, इसके पास होते हैं स्पेशल ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है। दो ट्रांसपोर्टर होते हैं और दोनों का नाम क्या है, यूरिया ट्रांसपोर्टर A1 होता है एक, और एक यूरिया ट्रांसपोर्टर A3 होता है। ये दो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जिन्होंने इनर मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर एक्ट करना है और यूरिया को रीअब्जॉर्ब करवाना है इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब क्या होगा, हम याद करते हैं क्या हुआ था, जो असेंडिंग लिम्ब था ना
उसने सोल्यूट्स को बाहर फेंका था। जब उसने सोल्यूट्स को बाहर फेंक दिया था, इंटरस्टिशियल फ्लूइड हमारे पास हाइपर ऑस्मोलर स्टेट में आ गया था और ख़ुद इसके अंदर डाइल्यूटेड फ्लूइड था। डाइल्यूटेड फ्लूइड विल कंटिन्यू टू गो इनटू द डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, उसके अंदर वो जाता जाएगा। लेकिन क्या होगा, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के बारे में हमने पढ़ा है कि वो ADH के लेवल जब ज़्यादा होता है ना, तो वो वाटर को क्या करवाती हैं, रीअब्जॉर्ब करवाती हैं। अब सपोज़ करें अगर ADH का लेवल ज़्यादा है तो वो वाटर को क्या करवाएंगी, रीअब्जॉर्ब करवाएंगी। वाटर यहाँ से निकल गया तो वाटर जब निकल जाएगा सोल्यूट्स की कंसनट्रेशन क्या होगी है, इंक्रीज़ हो गई है। अब हमारे पास जो यहाँ पर फिल्टर्ड लोड है वो क्या हो गया, कंसनट्रेटेड हो गया, सोल्यूट्स भी इंक्रीज़ हो गए और ऑफ कोर्स यूरिया भी इंक्रीज़ हो गया। इसी तरह नीचे आते जाएंगे तो ये पोर्शन तो वैसे ही हमारे पास इम्परमिएबल है, ये भी ADH की प्रेजेंस में ये होगा। जब ADH ज़्यादा होगा तो वाटर निकल जाएगा। फिर और नीचे आते जाएंगे, इनर मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट में आते जाएंगे तो इधर भी जब ADH ज़्यादा होगा, वाटर निकल गया, यूरिया ज़्यादा हो गया, यूरिया ज़्यादा हो गया और वो जो है हमारे पास चला गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। इन कंडीशंस के अंदर अब कंडीशंस भी हमारे पास हो गई हैं पूरी। क्या हुआ, वाटर का लेवल जो है वो लो है बॉडी में, ठीक है, इसलिए वाटर को कंजर्व कराना ज़रूरी है। कंजर्व करवाने के लिए ADH एक्ट करता है डिस्टल ट्यूब्यूल्स के अंदर और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे, और वो कहता है कि भाई वाटर को कंजर्व करवाओ। बॉडी के अंदर वाटर नहीं है, यहाँ से वाटर कंजर्व होना शुरू हो जाता है और कंसनट्रेटेड यूरिन बनना शुरू हो जाती है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट्स होते हैं और यूरिया होता है। यूरिया किस तरह से होता है, यूरिया बाकी का 20% मैंने बताया कि यूरिन में चला जाता है। और जो हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आया है उसने हाइपर ऑस्मोटिक स्टेट को मेंटेन करवाया है ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। किस तरह से, क्योंकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में असेंडिंग लिम्ब ने भी सॉल्यूट्स ही फेंके थे, तो हमारे पास यहाँ पे जो हाइपोटोनिक फ्लूइड था वो आगे डिसेंडिंग डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में गया था, सॉरी। और जितने सॉल्यूट्स हम फेंकते जाएंगे उतनी चीज़ की ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाएगी। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में हमने यूरिया और फेंक दिया था, यूरिया ने और हमारे पास जो है मेनटेन करा दिया उसको, क्या कहते हैं, ऑस्मोलैरिटी को, और हाइपर ऑस्मोटिक कर दिया, ठीक है। कंडीशंस भी हमने देख लिए हैं कि पूरी हो गई हैं। ADH का लेवल ज़्यादा होगा तो ही ट्रांसपोर्टर्स भी जाहिर सी बात है वर्क करेंगे, क्योंकि इधर जो है ट्रांसपोर्टर्स जो ADH है वो ही एक्ट करता है तो ये ट्यूब्यूल्स अपना काम करती हैं। अगर वो नहीं करेगा तो नहीं करेगा, उन ट्यूब्यूल्स का काम भी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ही है। अब हम देखते हैं कि यूरिया का लेवल ट्यूब्यूल्स के अंदर ज़्यादा होता है किस वजह से। एक तो मैंने बता दिया कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोल्यूट्स होती जा रही है असेंडिंग लिम्ब में, और फिर डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में जाकर जब ADH एक्ट करता है वहाँ से वाटर निकलता जाता है तो यूरिया की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करती जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर प्लाज्मा के अंदर यूरिया का लेवल ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है यूरिनरी एक्सक्रीशन भी यूरिया की क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसी तरह से अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है यूरिया का तो प्लाज्मा की यूरिया कंसनट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी और यूरिन के अंदर जो यूरिया है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि उसका GFR उसे अफेक्ट कर रहा है। तीसरी बात यह है कि जैसे जैसे यूरिया आता जाता है आगे की तरफ, यहाँ जाहिर सी बात है यहाँ ग्लोमेरुलस से आया ना, जैसे जैसे वो आगे प्रोसीड करते जाते हैं उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करती जाती है। क्यों? क्योंकि आप देखें प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में भी रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी वाटर की, डिसेंडिंग लिम्ब तो कर ही रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर रहा था और उसमें सॉल्यूट्स जमा होते जा रहे थे। हमें पता था यहाँ पर क्या बनता था, डाइल्यूटेड सा वो कंसनट्रेटेड फिल्टर्ड लोड बनता था। तो क्या होगा, वाटर निकलता जा रहा है, यूरिया कंजर्व होता जाएगा, तो डिसेंडिंग लिम्ब में भी यूरिया की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ कर जाएगी। एक तो इस वजह से इंक्रीज़ करेगी, एक ये कि पीछे से भी यूरिया आई जा रहा है तो वो उस वजह से इंक्रीज़ करेगा। दूसरा फिर क्या, जब आगे जाएगा तो असेंडिंग लिम्ब ने सॉल्यूट्स फेंके बाहर, आगे डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में गया, उसने क्या किया, प्रेजेंस ऑफ ADH के अंदर वाटर को बाहर फेंका, फिर यूरिया की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करेगी। नीचे फिर उसने यही काम किया। और क्या होता है, डिसेंडिंग लिम्ब में एक तो पीछे से भी आ रहा है यूरिया, ठीक है, दूसरा क्या हो रहा है हमारे पास, मैं बताती हूँ। डिसेंडिंग लिम्ब में क्या हो रहा है, एक तो ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ठीक है, वो वाटर को बाहर फेंकी जा रहा है, वाटर बाहर फेंका जा रहा है, और क्या हो रहा है, ऊपर से भी यूरिया आ रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ पर हमारे पास पड़ी हुई है इनर मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट, उसमें पड़े हुए हैं यूरिया ट्रांसपोर्टर्स। वो क्या काम कर रहे हैं, यूरिया को बाहर फेंक रहे हैं इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में से फिर यूरिया बाय द हेल्प ऑफ यूरिया ट्रांसपोर्टर्स A2 उनकी मदद से क्या करता है, वापस हमारे पास ट्यूब्यूलर फ्लूइड में चला जाता है। इस तरह से क्या होता है कि फिर यूरिया जो है वो रीसर्कुलेट करता है, इसमें इस ट्यूब्यूल में घूमता है, इसमें घूमता है, इसमें घूमता है, यहाँ पर फिर उसकी जो है कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर जाती है, फिर यहाँ पर इंक्रीज़ कर जाती है, फिर यहाँ से रीअब्जॉर्ब होता है, फिर हमारे पास दोबारा से उसका साइकिल शुरू होता है।
साइकिल शुरू होता है, वो दोबारा से हमारे पास सर्कुलेट करना शुरू कर देता है इस तरह से, फिर यहाँ से रीअब्जॉर्ब होता है, फिर सर्कुलेट करना शुरू कर देता है। अब यूरिया की रीसर्कुलेशन और उसकी रीअब्जॉर्प्शन का असल मकसद क्या है कि वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है ना उसकी हाइपरऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करवा रहा है, उसकी हाइपरऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करवा रहा है और कंसनट्रेटेड यूरिन को सिक्रीट करवा रहा है, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट्स और जो है सोल्यूट्स एक्सक्रीट आउट हों, और जो वाटर है वो हमारी बॉडी के पास कंजर्व रहे, ताकि अगर बॉडी के अंदर वाटर का लेवल कम है तो हमारे पास जो है वाटर कंजर्व होना शुरू हो जाए, यूरिया एक्सक्रीट हो जाए और वाटर डेफिशिट जो है वो मेंटेन नहीं रहे, यानी कि उसको हम नॉर्मलाइज करके वापस वाटर का लेवल कंजर्व कर सकें। अब दूसरी कंडीशन एक और बताई हुई है, क्या हो सकता है अगर जस्ट सपोज़ कि हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस वाटर है, वाटर पहले से ही इतना ज़्यादा है कि हमें कंजर्व करने की ज़रूरत नहीं है, फिर क्या होगा कि हमारी जो नेफ्रॉन है उसकी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर एडीएच नहीं एक्ट करेगा, एडीएच का लेवल क्या हो जाएगा, कम, ठीक है। उसके अलावा क्या हो जाएगा, वाटर का लेवल ज़्यादा, ठीक है। तो हमारे पास डाइल्यूटेड यूरिन जो है वो एक्सक्रीट आउट होगा, क्योंकि हमें वाटर को कम करने की ज़रूरत है, बॉडी के अंदर वाटर ज़्यादा है, बॉडी को ज़रूरत है ही नहीं वाटर की, तो एडीएच एक्ट नहीं करेगा और वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं करवाएगा, ठीक है। इसी तरह से फिर यूरिया भी जो है वो सर्कुलेट नहीं करेगी, क्योंकि जब इन ट्यूब्यूल्स के ऊपर एडीएच ही नहीं एक्ट करेगा, एडीएच का लेवल कम है, एडीएच नहीं एक्ट करेगा, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं इनर मेडुलरी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में वो भी एक्ट नहीं करेंगे, जब वो एक्ट नहीं करेंगे तो रीअब्जॉर्ब भी नहीं होगा थिन डिसेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ हेनले में, और फिर क्या होगा, रीसर्कुलेशन भी उसकी नहीं होगी। तो ये सारी बात है जो यूरिया की सर्कुलेशन के बारे में। आई होप सबको समझ आ गई, और फिर भी कुछ नहीं समझ आया तो यू कैन आस्क।